हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 9th के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो प्रत्येक सब्जेक्ट से। और आपके क्लास 9th के 40 नंबर के 5 सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा ली जाएगी, जैसा कि आप सभी को पता भी है और पता होना भी चाहिए। ठीक है, 40 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी और इन 5 सब्जेक्ट में आपको कम से कम साथियों, कम से कम आपको जो है 4 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना होगा, 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो आप जो है पूरी तरह से फेल हो जाओगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 होगा। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे, हालांकि समय जो है 1 घंटा भी कभी कभी किया जाता है, तो वो आपको 1 घंटे मान के चलना हो। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको कुछ निर्देश जो इससे रिलेटेड है उनको बता दूं। साथियों, सबसे पहला जो निर्देश है वो आपके बताएगा कि टोटल नंबर जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ध्यान में रहेगा। दूसरा आपको बता दो कि सभी प्रश्नों के लिए उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 क्वेश्चन देते हैं तो 1 अंक, इस हिसाब से 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 1 का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यानी कि आपका अगर कोई क्वेश्चन गलती से भी गलत हो जाता है तो आपका अंक नहीं काटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते तो 9835146164 पे आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर झारखंड बोर्ड से रिलेटेड क्लास 9 का और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उनको भी जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जो जलभाग 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों। यानी कि जो मान के चलो जलभाग है, कोई भी 3 ओर से स्थल से घिरा, मान के चलो जैसे ये वाटर लेवल है और ये 3 ओर से, जैसे कि 3 ओर से जो है किससे घिरा है, तो घिरा हुआ है स्थल से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग कहते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल। अगला बोला गया साथियों, निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। झारखंड के पड़ोसी राज्य इसमें से कौन कौन से हैं ये पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पे देखो, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन साथियों जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो तो ठीक था, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। तेलंगाना पड़ोसी नहीं है, उड़ीसा भी पड़ोसी नहीं है, मध्य प्रदेश भी पड़ोसी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये झारखंड के कौन से राज्य है, वो पड़ोसी राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, वो पूछा गया साथियों। तो हिमालय, नंदा देवी सही है साथियों। उत्तरी मैदान को खादर कहा जाता है, सही है। भारतीय मरुस्थल बरखान सही है। प्रायद्वीपीय पठार बोला गया, उत्तरी सरकार, ये कौन सा उत्तरी सरकार है साथियों, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया साथियों, भारतीय मरुस्थल यहाँ थार होना चाहिए था, पता नहीं ये क्या दे रखा है, भारतीय मरुस्थल थार होना चाहिए था। ठीक है, बाकी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोल रखा है साथियों, तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, सघन जनसंख्या यानी कि कम जो है जमीन कम है लेकिन जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो वो कौन सा जो है प्रदेश है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो उत्तरी मैदान वाला। ठीक है, उत्तरी मैदान वाला। आगे है कथन, गंगा नदी सालों भर जल प्रवाहित होता है। गंगा नदी सालों भर जल प्रवाहित होता है, वो कथन था। बोला गया कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो बोला गया केवल क्या कथन सही है, यानी कि गंगा जो है सालों भर पानी देती है, तो वो बोला गया है। तो क्या इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा गया। तो साथियों कारण सही है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। कारण तो सही है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, गर्मी में हिमालय से बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होती है, लेकिन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये कथन क्या बता रहा है साथियों, ये कथन क्या है, सही है, कथन भी सही है। और साथियों 5 नंबर का कथन और कारण क्या, दोनों सही, हाँ दोनों क्या सही है। कथन तो सही है कि गंगा नदी में सालों भर पानी होता है, और ये भी तो सही है कि गंगा नदी में जो है बर्फ के पिघलने से भी पानी बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे देखो, आगे प्रश्न बोला गया है,
भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में, नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में साथियों, तो नदी का जो महत्व है वो सिंचाई के भी क्षेत्र में होता है, नौ संचालन के लिए भी किया जाता है और जल विद्युत, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला भारत में मानसून का आगमन के साथ कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है, तो भारत में जैसे मानसून का आगमन होता है साथियों, उसमें कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है, तो बोलोगे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। अच्छा, मौसम कौन सा होता है, खरीफ मौसम, ये फसल कौन सा, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल, ठीक है, वर्षा ऋतु। आगे देखो बोला गया है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो कौन सा वन पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आगे बोला गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, यानी कि 1000 पुरुष है, ठीक है, उस पे महिला कितना है, महिला कितना है, उसकी संख्या को हम लोग कौन सा अनुपात कहते हैं, लिंगानुपात या फिर लिंग अनुपात कहते हैं साथियों। ठीक है, 9 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 10वां बोला निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है, जन्म दर का सही अर्थ है, तो जन्म दर का यहाँ पे साथियों सही अर्थ पूछा गया। तो जन्म दर हम लोग किसको कहते हैं कि 1000 एक वर्ष में 1000 जो है व्यक्ति में जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, जितने जीवित बच्चे क्या लेते हैं का जन्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको जन्म दर, यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। आगे प्रश्न है साथियों 11वां नंबर, किसी भी देश कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है, तो देश में साथियों कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो किसका होता है, तो वो होता है साथियों पार्लियामेंट का, संसद का होता है। ठीक है, संसद का जो है कानून होता है बनाने का अधिकार। अगला देखो, और कोई भी कानून जो है कोई कानून बन जाता है, यानी कि सांसद जो है इसको प्रस्ताव लाते हैं, और कानून कब बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, सिग्नेचर अनुमोदन कर देते हैं। आगे बोला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में साथियों रंगभेद जो खत्म हुआ था वो कब हुआ था, 26 अप्रैल 1994 में। अगला प्रश्न जो है साथियों वो 13वां नंबर है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी, कि लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए है, ये किसने कहा था, ये इसके बारे में पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न है साथियों 14वां नंबर, बोला गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी, 1946 में आयोजित की गई थी। अगला इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि साथियों संविधान जो है कब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर जो है तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था साथियों, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना साल लगा था साथियों, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। आगे देखो, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों, तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को साथियों 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया, कितने 543 क्षेत्रों में बांटा गया। पूछ ले अगर झारखंड को कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो झारखंड को लोकसभा चुनाव के लिए साथियों 14 क्षेत्रों में बांटा गया, कितने 14 क्षेत्रों में झारखंड को बांटा गया लोकसभा चुनाव के लिए। पूछ ले साथियों कि झारखंड को विधानसभा चुनाव के लिए कितने क्षेत्रों में बांटा गया, किसको, झारखंड को साथियों, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, 81 क्षेत्र यानी कि 81 सीट जो है विधानसभा का और 14 सीट लोकसभा का झारखंड में, कोई दिक्कत नहीं। अगला साथियों हमारा संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले कितना प्रदान करता था, 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। पूछ सकता है साथियों कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो संविधान से मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17वां नंबर, बोला निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, यानी कि कार्यपालिका का इसमें हिस्सा कौन सा साथियों, तो गृह मंत्रालय के सचिव, ना जी जिलाधीश, ना पुलिस महानिदेशक, ना, कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका का जो हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, गृह मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है 18वां नंबर, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो सरकारी जो है निर्णय से जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन से पार्टी ने दिया था, इनके बारे में पूछ रखा है। तो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी 1971 में जब चुनाव जीती थी तो उस समय गरीबी हटाओ का नारा जो है अपने फाइनेंशियल प्लान जो होती 5 ईयर प्लान उसमें जो है लाया था। आगे बोला गया है
केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है साथियों वो कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। अभी के प्रधानमंत्री कौन है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला देखो, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर लगा दे तो इसी को बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, आगे बोला है, निम्नलिखित कथनों पे पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर के कथन में बोला गया है, तो 450 परिवारों में लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। ये तो बात सही है जी कि 450 परिवार पालमपुर में था, लेकिन 1/3 के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं थी लगभग। पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया, दुग्ध उत्पादन तो नहीं थी जी, खेती था मुख्य उत्पादन। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों में भली भांति नहीं जुड़ा हुआ था, ये भी क्या है? गलत बात है। बोला गया अगला, पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला 23वां नंबर सवाल देखो पूछा गया है, जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो किस चीज पे निवेश किया, यानी कि जो जापान जो है अपना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर लिया, उसके लिए उसने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया? तो कौन सा चीज था जिसपे फोकस किया था? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा पर। ठीक है, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा उसने ध्यान दिया था। आगे बोल रखा है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रों के कार्यकलापों जो है नहीं आते? तो साथियों मैं आपको बता दूं, क्षेत्रक जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। याद रखोगे, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं साथियों कृषि, कृषि से संबंधित चीजें प्राथमिक क्षेत्रक, या फिर कोई चीजों का उत्पादन अगर किया जाए तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय में आता है साथियों विनिर्माण, किसमें? विनिर्माण। विनिर्माण यानी कि कोई चीज का दोबारा निर्माण किया जाना, या फिर कह सकते हैं घर उर बनाना, ईंट उट जो है पारना, वो सब किसमें आ जाएगा? विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में आता है साथियों सेवा वाला काम, सेवा वाला काम जैसे बैंक हो गया, पुलिस हो गया, कोई आपका यातायात का व्यक्ति हो गया, वो शिक्षा हो गया, ये सब सेवा हो गया। जैसे हमारा काम तृतीय क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, तो पूछा गया कौन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता? देखो, बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में आएगा तृतीय, पर्यटन भी तृतीय, शिक्षा भी तृतीय, लेकिन खनन साथियों वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो जो है कक्षा में जो है बच्चे बहुत कम आते थे, उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया। वो कौन सा फैसला लिया? दोपहर के भोजन की योजना, जो मिड डे मील 8 क्लास 1 से लेकर 8 तक दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे क्या आ जाए, कम से कम जो है स्कूल तो आए, पहले स्कूल नहीं आते थे। ठीक है, अगला बोला रखा है 26वां नंबर सवाल साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बोला गया निम्नलिखित में कौन सा राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? यानी कि जो पीडीएस आपको जिससे जो है मिलता है, भोजन मिलता है ना, आपको पता होगा, तो पीडीएस में किस राज्य में जो है सुधार किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। किसमें साथियों? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सुधार किया गया। अगला बोला निम्नलिखित में भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार नहीं मिलता है तो वो दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ना जी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ना स्वर्ण जयंती। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? 27 नंबर का हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, जिसके अंतर्गत क्या आता है सर? मनरेगा आता है। जिसके अंतर्गत क्या आता है? मनरेगा आता है, मनरेगा। ठीक है, जिसमें 2005 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को कितने 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। अगला बोला है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरी जो है आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों कितनी कैलोरी? तो 2400 कैलोरी। कितनी? 2400 कैलोरी। किधर? ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो है कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में साथियों 2100 कैलोरी। कितना? 2100 कैलोरी जो है वो डाटा बांधा गया। ठीक है, अगला बोला गया किसके माध्यम से सरकार अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार को बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके माध्यम से बनाती है? तो भारतीय खाद्य निगम के अनुसार। अगला देखो, बोला गया भारत द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? यानी कि अनुदानित दर पे दिया जाता है कि नहीं, तो इसको हम लोग कौन सा कीमत कहते हैं साथियों? निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है, बाजार से कम कीमत पर बहुत सारी चीजें दी जाती है तो उनको निर्गम कीमत कहते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक के रचनाकार कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? इसके बारे में पूछ रखा है साथियों, तो किसने लिखा था? तो इसको लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला बोला 32 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांस पर किसका शासन था ये पूछा जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आपको कमेंट में बोलना कि फ्रांस की क्रांति या थी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, डेट सहित आपको बताना, ठीक है, डेट सहित आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ रखा कि उस समय जो है फ्रांस के जो है शासक कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, लुई 12वां था। क्या था? लुई 12वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला है साथियों 32 के बाद 33वां नंबर, नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे साथियों? तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, नवंबर के अपराधी किसको कहा गया था? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक को। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना या रखना, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना साथियों क्या कहलाता है? ये प्रश्न है, तो क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34वें नंबर। 35वां नंबर पूछा गया, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन है, कौन था? तो कौन सा था साथियों? ब्रेडिंग्स था, ठीक है, ब्रेंडिंग्स। अगला कोई दिक्कत, ब्रेंडिस, ठीक है। अगला जो है साथियों 35 नंबर का जो है ब्रेंडिस। 36 नंबर, झूम खेती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो झूम खेती को कौन से नाम से जानते हैं साथियों? तो उसको हम लोग जानते हैं घुमंतू खेती, ठीक है, घुमंती खेती। आगे बोला भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, डेट आपको बताना, ठीक है, कमेंट में। आगे बोल रखा, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1871 में, 1871 में। अगला बोला था कि रशियन की क्रांति कब हुई थी? रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति कब हुई थी? इनके बारे में पूछा गया। तो रूस की क्रांति साथियों 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917, मार्च 1917 में जो है रूस की क्रांति हुई थी। साथियों इस तरह से आपने सोशल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे आप के बीच अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस टॉपिक के नाम को आप कमेंट करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के नाम को कमेंट करेंगे। साथ ही साथ साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े और अगर जुड़ना चाहते हैं साथियों तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने को बोलिएगा, वो आपको जोड़ लिया जाएगा। साथियों इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।